नमस्कार दोस्तों। ट्रैक मशीन मैनुअल का जो करेक्शन स्लिप नंबर 5 जो आया हुआ था, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम आज। जो 14 नवंबर 2024 को इशू किया गया था। एक्चुअली का 72 पेजेस की ये करेक्शन स्लिप है। तो इसमें हम खाली जो है आरजीएम वाला जो पार्ट है चैप्टर 5 में जो करेक्शन किया हुआ है, हम खाली वो पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 5 का जो आरजीएम वाला पार्ट है हम वो पढ़ेंगे। रिमेनिंग पार्ट्स हम जब हम उस चैप्टर में स्टडी करेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर 5 है, जो क्या बोला गया देखिए, द एग्जिस्टिंग पैरा 501 टू 512 शैल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू पैरा 501 टू 512 रिस्पेक्टिवली एज अंडर। तो चैप्टर 501 से 512 के बीच में जो ओल्ड अपना जो ट्रैक मशीन मैनुअल जो दिया गया था, उसको अब हम ये ये उसकी जगह ये पैरा रहेगा, मतलब ठीक है ना। तो 501 पहले हम आपको ओल्ड में दिखा देते हैं, जिससे हम उसको कंपेयर करने में इजी होगा, ठीक है ना। तो जैसे ये आपका चैप्टर नंबर 5 का था, चैप्टर नंबर 5 है ये आपका स्पेशल पर्पस मशीन्स। तो आरजीएम इज वन ऑफ दोज स्पेशल पर्पस मशीन। इसमें क्या था, rail grinding machine rail grinding is done to reprofile the rail head, taking into consideration of the profile of the wheel for optimization of the rail wheel contact band and thereby making rail wheel interaction favorable। ठीक है ना, सिंपल है। तो ये रेल रेल ग्राइंडिंग क्यों की जाती है, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, जैसे अब ये हमारे सपोज एक रेल है, ठीक है ना, रेल एकदम सीधी है। अब इसमें टाइम बीइंग जो है कुछ डेंट आ गया, ठीक है ना, कुछ कोरुगेट हो गया, है ना, तो ऊंचा नीचा हो गया, या कहीं वेल्डिंग पॉइंट है तो वहां पे हाइट जॉइंट हो गया, कहीं लो जॉइंट हो गया, तो व्हील जब चलेगा तो व्हील उस पर फटके मारता है, मतलब व्हील उस पर इम्पैक्ट करेगा ना, हंटिंग करेगा उसके ऊपर। तो उससे क्या होगा, वो और गड्ढा है तो और गड्ढा होगा, ऊंचा है तो उसको आगे का आगे पीछे का डैमेज होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए रेल ग्राइंड की जाती है। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए हम समझे कि जैसे हमने कोई कारपेंटर की शॉप पे गए, ठीक है ना, कारपेंटर से हमने उससे कुछ अपना फर्नीचर बनवाया, फर्नीचर पे हम जस्ट हाथ रब करते हैं उसके ऊपर, तो एक अगर स्मूथ नहीं लगेगा वो आपको, तो हम वो क्या करता है, सिंपली उस पर क्या करता है, एक जो लोकल भाषा में बोलता है वो जो रंदा होता है, रंदा चला देता है, जो फिनिश्ड हो जाता है, एकदम हाथ एकदम स्मूथ हो जाता है। तो हम रेल को यही यही करते हैं। रेल में रेल ग्राइंडिंग मशीन क्या करती है, रेल ग्राइंडिंग मशीन ये करती है कि सिंपली जो रेल है आपकी, उसके ऊपर से एकदम जैसे जो ऊंचा नीचा है इसको उसको एकदम ग्राइंड करती है, मतलब ऊपर हल्का सा ऊपर से उसको घिस देती है, जिससे रेल का फेस है वो ग्राइंड हो जाता है। और जैसे टॉप हो गया, टॉप फेस, और उसकी प्रोफाइलिंग भी करता है। जैसे जो नई रेल आती है जनरली कैसी होती है ना, सिंपली। ठीक है, तो जैसे ये रेल अपने एक रेल प्रोफाइल हमने बनाया है, थोड़ा डायग्राम इतना क्लियर नहीं है, फिर भी जस्ट आप हम इसको समझेंगे, ठीक है ना। क्लियर नहीं है डायग्राम, थोड़ा सा आप खाली हमारा कॉन्सेप्ट समझना है। तो रेल का जो ये देखो, जो साइड में बहुत सारे रेडियस होते हैं, फिर थोड़ा सा अपवर्ड होता है, फिर ये रेडियस होगा, फिर स्ट्रेट, फिर रेडियस होगा, फिर इस तरह में तमाम बहुत सारे रेडियस होते हैं। वो आप रेल प्रोफाइल की स्टडी करेंगे तो उसमें आप वो देख पाएंगे। तो क्या होता है, जैसे रेल का व्हील जैसे ही कांटेक्ट पे आता है इसके, ठीक है ना, रेल का व्हील ऐसे कांटेक्ट में आएगा, सपोज इस तरह से हम बना रहे हैं। बस डायग्राम परफेक्ट नहीं है, बस थोड़ा समझना है। रेल का व्हील कांटेक्ट में आएगा तो मैक्सिमम कांटेक्ट में अगर रेल का व्हील आएगा तो डेरेलमेंट कभी नहीं होगा। ठीक है, रेल का डेरेलमेंट के जो जो आपका वैगन है उसका डेरेलमेंट कैसा है, ये कांटेक्ट जो आपका व्हील का कांटेक्ट जो है, ये इसके रेल के कांटेक्ट में आएगा तो डेरेलमेंट नहीं होगा। तो मैक्सिमम रेल का कांटेक्ट करने के लिए हमको रेल की प्रोफाइल जो बनानी होगी, रेल की प्रोफाइल एकदम एग्जैक्ट क्या है, चलता रहता है, तो रेल का जो कुछ ये पार्ट जो है थोड़ा ऊंचा रहता है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। जब न्यू रेल रहती है ना, ये से हम जो बना रहे हैं थोड़ा सा ऊंचा रहता है। तो टाइम बीइंग क्या होता है, व्हील का इम्पैक्ट पड़ता रहता है, तो ये फ्लैट हो जाता है, ठीक है ना, फ्लैट हो गया तो फिर क्या होगा कि रेल का कांटेक्ट व्हील के इससे नहीं हो पाएगा।
रेट से, तो नहीं हो पाएगा, तो इसके उससे क्या है, कांटेक्ट कम होगा तो फिर वियर एंड टियर और बढ़ेगा, तो फिर वो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे बहुत सारे इम्पैक्ट होंगे, नीचे तक इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आगे इसमें बताया गया है। तो क्या होता है, हम जब रेल ग्राइंड करते हैं, रेल ग्राइंडिंग क्या करता है, रीप्रोफाइल कर देता है रेल को, मतलब ये जो है आपको इस तरह से बनाया जाएगा, एकदम वापस से नया रेल जैसा होता है वैसा बना देगा वो। तो सेम वही चीज कही है कि रेल ग्राइंडिंग इज डन टू रीप्रोफाइलिंग द रेल हेड, मतलब जो रेल हेड है ना अपना, रेल हेड का रीप्रोफाइलिंग करता है, मतलब टॉप एज, ये जो टॉप एरिया रहेगा, ठीक है ना, टॉप एरिया रहेगा वो, और फिर जो आपका जो गेज फेस है, गेज फेस रहेगा, ये गेज फेस, इसको भी जो है, और गेज फेस है इसका भी, इन सब की रीप्रोफाइलिंग करेंगे, जिससे क्या होता है, द वी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रेल व्हील कांटेक्ट, रेल व्हील का जो आपका आपका व्हीकल है, मतलब रेल है, ट्रेन है, उसका जो व्हील का कांटेक्ट मैक्सिमम होगा, तो उससे क्या होगा, मेकिंग रेल व्हील इंटरेक्शन फेवरेबल, ठीक है ना, तो यही यही कहा गया है यहाँ पे, ठीक है ना। This is expected to increase the life of rail and the wheel, apart from reducing the rate of generation of defect in the rails, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इंक्रीज द लाइफ ऑफ रेल, रेल की लाइफ भी बढ़ रही है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, द व्हील, मतलब व्हील की भाई, अब जब रेल में सब कुछ स्मूथ रहेगा, कोई उसमें स्मूथ सरफेस रहेगी, तो व्हील में क्यों इम्पैक्ट आएगा, व्हील क्यों खराब होगा, तो रेल की लाइफ बढ़ेगी, साथ ब साथ आपके व्हील जो है उसकी भी लाइफ बढ़ेगी, अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ डिफेक्ट इन द रेल, ठीक है ना। इसके अलावा ये सब होने के अलावा अंदर भाई जब रबिंग होगी, ये सब इम्पैक्ट होगा, तो अंदर रेल में स्ट्रक्चर में क्रैक्स भी आ सकते हैं, तो ये सब भी नहीं होगा, तो इन सब चीज़ों को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं रेल ग्राइंडिंग की मदद से, ठीक है ना। Indian Railway is using 72 stone grinder of RGI series of Loram USA मेक ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है ना। इसमें कहा गया था कि इंडियन रेलवे इज यूजिंग 72 स्टोन, पहले के टाइम पे जब हमारा मैनुअल बना था 2019 तक, उस टाइम तक 72 स्टोन ग्राइंडर की रेल ग्राइंडिंग मशीन आई थी सीरीज की, लोराम कंपनी इसको बनाती, जो कि यूएसए की कंपनी थी, वो बनाई थी। तो अब ये इसमें थोड़ा चेंज कर दिया गया है, जो हमारा करेक्शन स्लिप में, ये पुराना हम मैनुअल का पढ़ रहे थे, अब हैवे से ये या इस चैप्टर में, इस पैरा में ये यहाँ से चेंजेस है, जो कि हम अब करेक्शन स्लिप में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हमारी करेक्शन स्लिप ये आगे देखो, सेम वही जो हमने कहा पूरा A to Z वही लिखा हुआ है, बस ये लाइन चेंज है। ये लाइन क्या है, इंडियन रेलवे इज यूजिंग 72 एंड 96 स्टोन ग्राइंडर ऑफ आरजीआई स्टोन सीरीज ऑफ लोराम यूएसए मेक मशीन्स, ठीक है ना। मतलब 72 तो था है ही है, साथ में 96 स्टोन ग्राइंडर भी रेलवे में इंट्रोड्यूस हो गई है, जो कि लोराम सेम वही बना रहा है, यूएसए की कंपनी है वो, ठीक है ना। अब हम ये बात करते हैं कि पर्पस ऑफ रेल ग्राइंडिंग, कि रेल ग्राइंडिंग की जरूरत क्यों है, हमें क्यों करना है रेल ग्राइंडिंग की जरूरत, तो चलिए आगे क्या कहा है। रेल ग्राइंडिंग reduces the contact stresses and maintains variable steering of the wheels, ठीक है ना। रेल ग्राइंडिंग के रूढ़ी से कॉन्टेक्ट स्ट्रेसेस, अब भाई जैसे आप रेल हमने बनाया था, ठीक है ना, जैसे बना देते हैं, ठीक है ना, तो जो रेल ग्राइंडिंग जो होता है, रेल ग्राइंडिंग रिड्यूसेस द कॉन्टेक्ट स्ट्रेसेस एंड मेंटेन फेवरेबल स्टीयरिंग ऑफ द व्हील। अब जैसे रेल को आप ग्राइंडिंग कर दिया है, तो वो उसकी सरफेस हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, तो वहां पर रबिंग नहीं होगी, रबिंग हुई तो कॉन्टेक्ट स्ट्रेसेस आपके रिड्यूस हो ही जाएंगे, ठीक है ना। और स्टेयरिंग ऑफ द व्हील, और अब सब कुछ अब स्मूथ हो जाएगा, व्हील का जो प्रोफाइल है, व्हील के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही हमारा रेल बना दिया जाएगा, तो स्टेयरिंग मतलब उसकी प्रॉपर गाइडिंग करता रहेगा, तो फिर आपका ट्रेन जो है डिरेलमेंट भी नहीं होगा, ठीक है ना। दिस विल रिजल्ट इन रिडक्शन इन वियर एंड टीयर एंड डैमेज टू द रेल एंड व्हील सरफेसेस, ठीक है, वही बात कही, जिससे वियर एंड टीयर्स कम होंगे और डैमेजेस, रेल और व्हील दोनों में डैमेजेस कम होंगे। आगे कहा है, रेल ग्राइंडिंग शिफ्ट्स द कांटेक्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ व्हील from the area with surface defect on the rail, thus avoiding further growth of defect, ठीक है ना। वही हुआ कि ये सब प्रोफाइल, व्हील के प्रोफाइल के चेक जैसे बना देते हैं, तो जिससे उसमें
कम जो है डिफेक्ट कम आएंगे उसमें, और जैसे इसमें ऊपर डिफेक्ट नहीं आएगा तो नीचे, क्योंकि जैसे कुछ डिफेक्ट यहाँ पर ही है तो व्हील का इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब पड़ेगा, तो उससे अंदर कोरिगेट होते हैं, अंदर भी उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है ना, अंदर भी क्रैक्स आ जाते हैं, तो वो सब जब सब कुछ स्मूथ रहेगा तो अंदर भी रेल का जो आपका जो रेल है, रेल में भी किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं होगा। तो रेल ग्राइंडिंग का ये बेनिफिट्स है और ये पर्पस है, ये सब चीज़ों के लिए किया जाता है। Rail grinding avoids the contact of tread of wheel on misaligned weld, thus resulting in reduction in hunting of straight track and avoiding consequent damage. ठीक है ना, रेल ग्राइंडिंग avoids the contact of tread of wheel on misaligned weld, thus resulting in reduction in hunting on straight track and avoiding consequent damage। ठीक है ना, ठीक है ना, जैसे ये हम रेल व्हील बना रहे हैं, ठीक है ना, व्हील है, मतलब डायग्राम तो परफेक्ट नहीं है, बस थोड़ा इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो रेल जैसा ये थोड़ा सा हायर है, अपवर्ड है, थोड़ा उठा हुआ है रेल का पार्ट। तो उससे देखो जो आपका व्हील है, व्हील का जो ये भाग जो होता है ना, ये वाला है ना, ये जो बड़ा जो रेल के जो टॉप एरिया एज पे काम करता है, तो ये होता है थ्रेड। ठीक है ना, ये होता है, ये होता है रेल का थ्रेड, होता है TRED जो थ्रेड कहा गया है ना, ये होता है व्हील थ्रेड जो होता है वो ये होता है। ठीक है ना, ये वाला पार्ट जो होता है, और ये जो गेज फेस से कांटेक्ट में आता है, ये होता है फ्लैंज। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, जो ट्रेल ऊंचा रहेगा, आपका हेड ऊंचा रहेगा, ठीक है ना, हेड ऊंचा रहेगा, हेड अपवर्ड ऊंचा रहेगा, तो क्या होगा, उससे कम कांटेक्ट होगा, कम कांटेक्ट होगा तो उसमें व्हील का जो टॉप फेस है उसमें डैमेजेस कम होंगे। अगर वो चलते रहा, टाइमिंग चलते रहा तो क्या हो जाता है, रेल एकदम फ्लैट हो जाता है, एकदम फ्लैट हो जाता है। तो इसीलिए हम रिप्रोफाइलिंग इसीलिए तो करते हैं कि फ्लैट होगा, ज़्यादा कांटेक्ट हो गया, इस पोर्शन में ज़्यादा कांटेक्ट हो गया तो फिर इम्पैक्ट होगा, जिससे रेल में भी फ्रैक्चर आ सकते हैं, रेल में भी डिफेक्ट आ सकते हैं। हाँ, ये वाला जो गेज फेस है, इधर कांटेक्ट प्रॉपर चाहिए होता है, क्योंकि यही तो स्टेयरिंग करेगा, व्हील को स्टेयरिंग यही पार्ट करता है, तो ये कांटेक्ट कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन टॉप पे सिर्फ इतनी पार्ट रहता है। अब क्या कहा, एक वेल्डिंग की बात कही कि जो हम बता रहे हैं, देखिए। ठीक है, जैसे रेल है, ठीक है ना, इसमें क्या, रेल ग्राइंडिंग अवॉइड द कांटेक्ट ऑफ थ्रेड ऑफ रेल ऑन मिस अलाइनमेंट। जैसे मिस अलाइन ट्रैक कहीं हो गया है, तो ये जो रेल का जो थ्रेड है, मतलब ये जो व्हील का थ्रेड है, वो रेल के साथ कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, क्योंकि मिस अलाइन वेल्ड है अगर कोई, तो इसमें अगर हम रेल ग्राइंडिंग अगर कर देते हैं, रेल ग्राइंडिंग कर देते हैं तो क्या होता है, देखिए। ठीक है ना, जैसे मिस अलाइन वेल्ड अगर कोई है, ठीक है ना, तो मिस अलाइन वेल्ड है, तो अब ये तो ये हम जो वॉलेट कलर का है, ये हमारा बिफोर ग्राइंडिंग था। मिस अलाइन ट्रैक है तो ये ठीक से कांटेक्ट नहीं होगा, ट्रेड जो है आपका, जो ट्रेड होता है ना, ये यहाँ पे आया कांटेक्ट में है, फिर यहाँ पे अगर मिस अलाइन है तो हाई है, तो यहाँ पे फटके मारेगा। फिर आप चलते हो तो रेल बहुत आवाज़ आती है ना, फट फट खट 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 की आवाज़ आती है, तो बार इम्पैक्ट करेगा तो रेल के अंदर डैमेज, वही उसके इम्पैक्ट आएंगे तो रेल पे डैमेजेस भी तो होंगे इंटरनली। सेम अगर लो जॉइंट है तो यहाँ पे आएगा तो उसे तो जंप करेगा तो आगे और पीछे वाले एरिया पे बैटरिंग होगी, जिससे और डैमेजेस होंगे। तो रेल प्रोफाइल करके जैसा हमने जो रेड में बनाया, ये रेल ग्राइंडिंग कर दिया अपन ने, तो ये नीचे आ गया, तो अब क्या होगा, पूरा स्मूथ ट्रैक हो गया, स्मूथ ट्रैक हो गया, तो अब भी आपका गेज का जो ट्रेड है वो प्रॉपर इस पे चलेगा, और कोई किसी प्रकार का कोई आवाज नॉइस नहीं आएगी। ठीक है ना, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। रेल ग्राइंडिंग Rail grinding helps to control the damage due to rolling contact fatigue and remove the cracks in the initial stages of their development। ठीक है ना, बात वही होगी जो रेल ग्राइंडिंग से क्या होगा, कोई अगर डैमेजेस हो रहा है तो वो उसको पहले इनिशियल स्टेज में ही अपन उसको कर देंगे, तो वो किसी तरह का डैमेज नहीं होगा ट्रैक पे, दस अवॉइडिंग देयर फर्दर ग्रोथ डीपर इन द रेल। अगर कोई फेलियर यहाँ पर आ गया, स्टार्टिंग यहीं पर हो रहा है, ठीक है ना, स्टार्टिंग ऊपर, और अगर हमने उसको रेल ग्राइंडिंग नहीं किया है तो वो फर्दर नीचे भी प्रोपोगेट हो सकता है, तो नीचे भी आपको डैमेज से रेल पूरी खराब हो जाएगी, तो वो है ना।
thereby reducing rail and weld failure। इस प्रकार से रेल फेलियर भी हो सकता है, रेल में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, वेल्ड के फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, वेल्ड फेल हो सकता है, ठीक है ना। The cracks will not be allowed to reach the stage of high growth and will be growth in initial stages when their growth is slow। ठीक है ना, यही कहा गया है सिंपल। Rail grinding removes the corrugation and other irregularities from the rail top resulting in better riding quality। ठीक है ना, रेल ग्राइंडिंग रिमूव द corrugation, पता है रेल टॉप के ऊपर जो corrugation आ जाते हैं उसको रिमूव करता है, एंड अदर irregularities फ्रॉम द रेल टॉप रिजल्टिंग द बेटर राइडिंग क्वालिटी। और ऊपर जो कोई corrugation के अलावा और कोई उसमें इरेगुलरिटीज है तो वो उसको कर देता है, जिससे कि बेटर राइडिंग क्वालिटी आएगी, जिससे स्मूथ ट्रैक हो जाएगा। तो फिर कोई स्मूथ मशीन मतलब ट्रेन चलेगी उसमें से, तो कोई साउंड ही नहीं आएगा उसमें, मतलब एकदम स्मूथ चलेगा सब कुछ, राइडिंग क्वालिटी अच्छी होगी, जिससे आपका रेल का फेलियर नहीं होगा, व्हील में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, उनकी लाइफ बढ़ेगी, है ना। व्हील रेडियस इज फ्लैटर देन द रेल रेडियस ऑफ न्यू रेल। ठीक है ना, जो व्हील रेडियस है इज फ्लैटर देन द रेल रेडियस, जो रेल का जो आप बताया ना, जो रेल का जो हेड होता है उसका रेडियस होता है, वो व्हील का रेडियस ज़्यादा फ्लैटर होता है, रेल में का रेडियस जो नया रेल होता है उसमें कम फ्लैटर होता है। तो विद द पैसेज ऑफ ट्रैफिक द रेल रेडियस टेंड्स टारगेट फ्लैटर्ड इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द कॉन्टैक्ट बैंड। ठीक है ना, ठीक है ना। व्हील रेडियस जो होता है थोड़ा सा फ्लैटर होता है न्यू रेल्स के अंदर। तो अगर क्या होता है विद द पैसेज ऑफ ट्रैफिक, अगर उसके ऊपर ट्रैफिक पास होते रहता है, द रेल रेडियस टेंस टारगेट फ्लैटन इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द कॉन्टैक्ट बैंड। वही बताया, जो अगर जो रेल का जो टॉप है तो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, लेकिन बार बार ट्रैफिक पास होता है, लोड पड़ता है उस पर, तो थोड़ा सा वो फ्लैट हो जाता है। तो फ्लैट हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ कॉन्टैक्ट बैंड। तो जो व्हील का जो ट्रेड है वो कॉन्टैक्ट रेल के कॉन्टैक्ट से ज़्यादा विड्थ तो कॉन्टैक्ट में आने लगता है, तो विच इज़ नॉट डिजायरेबल, जो कि डिजायरेबल नहीं है। दिस कॉज हंटिंग एंड डैमेज टू द रेल सरफेस। अब इसी वजह से तो रेल में हंटिंग होती है और डैमेज रेल सरफेस में डैमेज। भाई जितना ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा, जितने ज़्यादा ट्रैफिक होगी, उतना रेल सरफेस खराब होगा, ठीक है ना। तो रेल ग्राइंडिंग विल रिस्टोर द रेल क्राउन रेडियस दस रिड्यूसिंग दिस डैमेजेस। ठीक है ना, तो रेल ग्राइंडिंग हम क्या करते हैं, यही जो रेल क्राउन रेडियस को मेंटेन करता है, रिस्टोर करते हैं, और रेल डैमेजेस को हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना। Rail grinding removes the white marten stick layer on rail top, which is the cause of development of crack due to its brittle nature। ठीक है ना, रेल ग्राइंडिंग रिमूव्स द व्हाइट मार्टेन स्टिक लेयर। जब रेल रहती है, ठीक है ना, रेल के ऊपर बार बार व्हील चलता है, व्हील चलता है, तो थोड़ा वाइट वाइट टाइप से हो जाता है। तो वही वाइट मार्टिन टाइप लेयर जो होती है वो रेल टॉप पर होती है। जैसे नॉर्मली अगर कोई ट्रैक पास नहीं होता रेल के ऊपर तो उसमें करोडेड हो जाती है, लेकिन जैसे ट्रैफिक पास होता है तो वाइट मार्टिन टाइप लेयर आ जाती है जिसपे, तो बार बार तो उसको हम करते हैं। ठीक है ना, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे हम नया रेल रहता है, नया रेल रहता है, जैसे वो ट्रैक में नहीं लगी हुई, बाहर रखी हुई नई रेल है, तो उसका जो टॉप एरिया है, टॉप एरिया उसका थोड़ा सा करोडेड टाइप से होता है, ब्राउनिश टाइप से होता है। जैसे ही वो रेल को हम ट्रैक पे लगाते हैं, टाइम बिंग उस पे से ट्रेन पास होती है, तो थोड़ा शाइन करने लगता है वो, ठीक है ना, थोड़ा वाइट सिल्वर टाइप का साइन करने लगता है। लेकिन टाइम बिंग क्या था, वो वर्क हार्डन हो जाता है उसका, गाड़ियाँ चलते रही, कभी पानी गिर रहा है, कुछ हो रहा है, तो वर्क हार्डन हो जाता है। वर्क हार्डन होने से क्या हो जाता है, एक लेयर बन जाती है, वही लेयर जो है व्हाइट मार्टेन स्टिक लेयर जो होती है वही होती है, एक व्हाइट लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से रेल टॉप के ऊपर व्हाइट मार्टेन मार्टेन स्टिक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से रेल डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स ड्यू टू ब्रिटल नेचर। रेल जब रेल के आप देखते होंगे साइड चिप्स, जैसे आप रेल रहता है ना उसमें एक चिप्स टाइप से, क्रैक्स टाइप से दिखता है चिप, जिसको आप खींचोगे आसानी से निकल जाएगा, सर कोई उसका चिप्स निकला हुआ, तो वही वो वर्क हार्डन होने की वजह से जो व्हाइट मार्टेन लेयर्स होती है वो निकलती है एक्चुअली, ठीक है ना। Due to difference in hardness of rail and heat affected zone near weld, deformation starts in the vicinity of weld due to differential wear। ठीक है ना, this weld dip also promotes rolling contact figure in various form and also causes
squat formation. This deformation will be developed by regular rail grinding. ठीक है ना? ठीक है ना? ये वही है जो अभी ऊपर हमने बताया था, वेल्डिंग वाला बताया था ना, वेल्ड करने से जो वो थोड़ा सा ऊपर हो रह जाता है ना, जो वेल्ड करते हैं तो थोड़ा सा कुछ हाई पॉइंट है, कुछ लो पॉइंट है, तो एक नीचे से प्रॉपर वो रेल को ग्राइंड करके एक फ्लैट सीधी लाइन बना देता है। ठीक है ना? तो वही है वो हीट अफेक्टेड, क्योंकि जैसे यहाँ पे वेल्ड है तो वेल्ड के आजू बाजू का एरिया भी थोड़ा हीट अप होगा, जिससे वो एरिया भी थोड़ा सा जो है वेल्ड, वो आजू बाजू एरिया थोड़ा वो होगा, तो उस वजह से क्या है, यहाँ पे हीट अफेक्टेड जो ना हो, जो है ना, वहाँ पे डिफरेंट हार्डनेस हो जाएगी उस वजह से, तो क्योंकि वर्क हार्डन होता है, कोई गर्म होगा फिर ठंडा होगा, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इससे डिफरेंशियल वेयर हो जाएगा, तो इसे देख सीधे सीधे ग्राइंड करके एक सीधी लाइन मतलब हो जाएगी, इसे स्मूथ सरफेस हो जाएगी। ठीक है ना? तो वही वही है एक्चुअली, ये सीधा है ना। नेक्स्ट है, रेल ग्राइंडिंग हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ वियर ड्यू टू रिड्यूस कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस बाय अडॉप्शन ऑफ इंजीनियर्ड रेल प्रोफाइल। ठीक है ना? रेल वियर ड्यू टू रिड्यूस कॉन्टेक्स्ट है, वही बात वही हो गया कॉन्टेक्स्ट। Where other surface defects such as wheel burn, scapes, low and high welds, etc., exist on rail, rail grinding helps to taper down the defect after each grinding pass so as to reduce the damage the due to these defects। ठीक है ना? तो जैसे रेल में जो व्हील बर्न है ना, जो सरफेस डिफेक्ट है, सरफेस जैसे वेयर अदर सरफेस डिफेक्ट, जैसे उसके अलावा इनके अलावा और कोई सरफेस डिफेक्ट जैसे व्हील बर्न है, स्कैबिंग है, लो जॉइंट है, हाई जॉइंट है, ये सब है, तो उसे रेल ग्राइंडिंग से पूरा क्लियर होके पूरा स्मूथ बन जाएगा वो। ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये पार्ट थोड़ा सा हाई रहता है, ऊंचा रहता है नॉर्मली, तो जिससे क्या है, रेल का व्हील जो है, व्हील इसके ऊपर चलता है तो इम्पैक्ट पड़ के एकदम ये फ्लैट हो जाता है। ऐसा हो गया तो फिर यहाँ पे कांटेक्ट होंगे, वेयर टीयर्स बढ़ेंगे। तो इसलिए हम अब रेल जब ग्राइंड करेंगे तो तब क्या करेंगे, यही कर्व को मेंटेन करते हुए थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हम दिखा रहे हैं इस तरह से करके प्रोफाइल को मेंटेन, क्योंकि भाई ऊपर तो हम एक्स्ट्रा इसमें मटेरियल तो हम ऐड नहीं कर रहे हैं, इसी जो एग्जिस्टिंग मटेरियल हम इसी में कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको ग्राइंड करके एकदम माइनर सा करके रेल प्रोफाइल ऐसा हम मेंटेन करके, और यदि प्रॉपर रेडियस का बना के इस तरह से रेल का प्रोफाइल जो है न्यू रेल होती है उसके प्रोफाइल जैसा हम इसको बना देते हैं रेल ग्राइंडिंग के थ्रू। ठीक है ना? तो ये बहुत सारे पर्पस, ये सारे पर्पस थे किस वजह से रेल ग्राइंडिंग की जाती है और क्यों करनी चाहिए, वो है। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ रेल ग्राइंडिंग। रेल ग्राइंडिंग के क्या फायदे हैं? हमने तो पर्पस पढ़ा, अब फायदे पढ़ते हैं। ठीक है? द एडवांटेजेस दैट विल एक्वायर acquire by rail grinding can be summarized as given below। ठीक है ना? increase life and rail इंक्रीज लाइफ ऑफ रेल एंड व्हील, सेम वही जो है ना, रेल की लाइफ और व्हील की लाइफ बढ़ती है, वही सेम जो हमने ऊपर पढ़ा हुआ किस वजह से। देयर इज appreciable increase in life of the rail after रेल ग्राइंडिंग। ठीक है ना? फिर यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने पास पास लिख दिया, इस थोड़ा दूर दूर, एक्चुअली क्या है, द लाइफ ऑफ द व्हील्स इज ऑल्सो रिपोर्टेड टू इंक्रीज बाय ग्राइंडिंग ऑफ रेल। ठीक है ना? वही चीज कहा गया है। इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ असेट्स। ठीक है ना? जो हमारे रेलवे के जो असेट्स है उसकी रिलायबिलिटी भी बढ़ती है। डिफेक्ट जनरेशन डेट ऑफ रेल इज रिपोर्टेड टू रिड्यूस 1/4 on some of railway system। Reduction in failure will lead to increase safety and reliability of train operation। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, लेस ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस ड्यू टू लेसर इम्पैक्ट एंड देयर फोर बी सेविंग इन फ्यूल कंजप्शन। ठीक है, था लेस ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस, जैसे इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम कैरम बोर्ड, ठीक है, कैरम खेलते हैं सभी लोग, कैरम बोर्ड में अगर आप पाउडर डालते तो क्या होता है, स्ट्राइकर से बहुत स्लोली हम मार देते हैं तो सीधे से हमारा जो स्ट्राइक बहुत इजीली मूव करता है। वहीं अगर हम देखें कि हम उस पे पाउडर नहीं डालें तो सरफेस रफ होती है, तो हमें स्ट्राइकर को मूव कराने के लिए ताकत लगानी पड़ती, तेज मारना पड़ता। सेम यहीं पर ये भी यही है कि अगर सरफेस रफ होगी तो जो है रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ड्रेसन बढ़ेगा, तो ये जो फ्यूल कंजप्शन होगा, या मतलब जो लोड जो जो उसको पुल कर रहा है उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। अगर अगर
स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है तो इजीली मूव करेगा वो, ठीक है ना, विदाउट मतलब बहुत कम पावर में और स्मूथ रनिंग होगी, ठीक है ना। तो वही है उसका मतलब, तो कैरम बोर्ड से आप उसको, कैरम का जो गेम उसमें आप इजीली आप समझ सकते हो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ यूएसएफडी टेस्टिंग, यूएसएफडी टेस्टिंग को की जो रिलायबिलिटी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ना, कैसे कर सकते हैं, ड्यू टू इम्प्रूव स्मूथ एंड क्लीनर रेल सरफेस द रिलायबिलिटी ऑफ यूएसएफडी टेस्टिंग विल इम्प्रूव, ठीक है ना। भाई सरफेस क्लीन होगी, व्हाइट मार्टिन साइड आपने हटा दिया है, क्रैक्स वगैरह हट गए हैं इससे, तो अब हम इसी जो भी यूएसएफडी से जो भी टेस्टिंग की जाएगी वो एकदम रिलायबल डेटा रहेगा, क्योंकि व्हाइट मार्टिन साइड है, कुछ क्रैक्स है तो हो सकता है साइड प्रोब जो यूएसएफडी के प्रोब है वो गलत रीडिंग ले लिया या कुछ आपने मार्क बता दिया कि भाई यहाँ पे आपका मार्किंग मतलब जो होता है ना, आईएमआर मार्क कर दिया है ना, तो वो ये अगर आप सब कुछ क्लियर रहेगा, सब कुछ व्हाइट मार्टिन साइड सब हटा जाएगा ग्राइंडिंग से, तो यूएसएफडी का जो भी रिजल्ट आएंगे वो एकदम रिलायबल रहेंगे और सही रहेंगे। तो ये एक एडवांटेजेस है रेल ग्राइंडिंग के। रिड्यूस ट्रैक ज्योमेट्री डिटोरिएशन, ठीक है ना, ट्रैक ज्योमेट्री विल रिटेन फॉर लॉन्गर पीरियड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ टैंपिंग ऑफ ट्रैक शुड कम डाउन, ठीक है ना। भाई अब स्मूथ रनिंग हो रही है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आपके ट्रैक ज्योमेट्री, ट्रैक में जो पैरामीटर है, जो क्रॉस लेवल्स है, जो भी अलाइनमेंट्स वगैरह है, वो ट्रैक ज्योमेट्री जो पैरामीटर्स है वो लॉन्ग टाइम तक बने रहेंगे, ठीक है ना। तो इससे हमें टैंपिंग की फ्रिक्वेंसी नहीं बढ़ानी, बार बार रिक्वायरमेंट ऑफ टैंपिंग ऑफ द ट्रैक शुड कम डाउन, उसको हम जो टैंपिंग मशीन की जो फ्रिक्वेंसी उसको हम कम कर सकते हैं इसकी वजह से। देखो सब जुड़ी हुई है वो रेल का टॉप और गेज से, लेकिन वो प्रोफाइलिंग से ग्राइंडिंग से देखो कहाँ तक बात आ गई, हम टैंपिंग फ्रिक्वेंसी भी कम कर सकते हैं आरजीएम मशीन को ऑपरेट करने से ना, देखो कितना बहुत बढ़िया फायदा है इस चीज से। रिड्यूस डिग्रेडेशन ऑफ बैलास्ट, देखो एक फायदा ये भी है, due to lesser impact, the degradation rate of ballast will come down. This should result in reduction in the frequency of deep screening of track. देखो एक फायदा है भाई, जब इस रफ रहे तो बार बार रेल का इम्पैक्ट पड़ेगा तो रेल भी आपकी डैमेज होगी, ट्रैक ज्योमेट्री, ट्रैक प्रोफाइल, ट्रैक पैरामीटर्स आपके वो भी गलत होंगे, फिर नीचे स्लीपर जो आपके रखे हुए हैं वो खराब होंगे, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो भी बार बार आपको फ्रीक्वेंसी बदलनी पड़ेगी, बार बार आपको टैंपिंग करनी पड़ेगी, फिर नीचे जो उसका इम्पैक्ट कुछ ट्रैक बैलास्ट पे भी जाएगा, तो बैलास्ट का जो स्टैंडर्ड जो बैलास्ट होते हैं वो डिग्रेड मतलब वो भी टूटेंगे, टूटेंगे तो डस्ट फॉर्म होगा, तो उससे हमें फिर डीप स्क्रीनिंग की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर आरजीएम स्मूथ कर देंगे हम ट्रैक के फेस को, तो हमें वहाँ टैंपिंग फ्रिक्वेंसी भी कम करनी पड़ जाती है और बार बार डीप स्क्रीनिंग भी नहीं करना पड़ेगा उसको, है ना। तो कितना मेजर एडवांटेजेस है ये, ठीक है ना। लेस है, लेस नॉइस, द नॉइस लेवल गोज डाउन आफ्टर रेल ग्राइंडिंग, ठीक है ना। वही जैसे बताया, जैसे रेल रफ है तो बार बार रेल व्हील उस पर चलता फटके मारता है तो आवाज आती है, तो खट 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 की आवाज आती है। लेकिन अगर स्मूथ सरफेस होगे तो स्मूथ चलेगा बिल्कुल, आपको आवाज नहीं आएगी, एकदम स्मूथ, लेस नॉइस होगा तो स्मूथ रनिंग भी होगी उससे, ठीक है ना। नेक्स्ट है reduce derailment proneness. The overall improvement in rail wheel interaction will result in better safety performance, ठीक है ना। रेल का डिरेलमेंट भी नहीं होगा क्योंकि आपका प्रोफाइल परफेक्ट है, तो फिर डिरेलमेंट कैसे होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पैरा है इंपॉर्टेंट असेंबलीज ऑफ आरजीएम, ठीक है ना। जो हमारा मेन जो ट्रैक मशीन मैनुअल था उसमें से आरजीएम 72 स्टोन का ही था, इतना तक था, लेकिन अब आरजीएम 96 स्टोन भी हम इंट्रोड्यूस हो गई, तो हम उसको भी उसका इसमें इस जो करेक्शन स्लिप है इसमें उसके बारे में दिया हुआ है, तो हम दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। दोनों को हम कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो क्या बोला है, आरजीएम consist of a formation of six vehicle which moves as a train composition as shown in figure, major components of RGM 72 explained below, ठीक है ना। आरजीएम जो 72 स्टोन्स वाली जो मशीन्स होती है वो सिक्स व्हीकल होती है। सिक्स व्हीकल कौन से, देखो इसमें देखा, फ्रंट पहला क्या होगा, फ्रंट कंट्रोल कार जिसको एफसीसी कहेगा वो एक रहेगा ना, फ्रंट कंट्रोल कार आपका ये है, ये पर्सन, ठीक है ना, फ्रंट कंट्रोल कार। उसके बाद ग्रैंड कार्स कितने, तीन रहेंगे, तो वन टू एंड थ्री, ठीक है, तीन ग्रैंड कार हो गए। फिर वाटर वैगन्स रहेंगे, वाटर वैगन नहीं, वाटर वैगन्स है, ठीक है। उसके बाद
कैम कोच कम रियर कंट्रोल, आरसीसी जिसको बोला जाता है, कैम कोच कम रियर कंट्रोल कार। तो कैम कोच ये हो गया आपका, कैम कोच और रियर कंट्रोल कार, क्योंकि यहाँ से ड्राइविंग भी होती है ना, तो क्या स्टाफ को रहने के लिए प्लस इधर साइड से ऑपरेशन करना है ना आपको, तो उसके लिए भी ये है। ठीक है, सेम ये 72 का सेम 96 में भी यही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। आरजीएम 96 स्टोन टन कंसिस्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 8 व्हीकल्स। ठीक है ना, वो कितने व्हीकल, 72 स्टोन्स वाले 6 व्हीकल थे, इसमें 8 व्हीकल्स रहेगा। मूव्स एज अ ट्रेन कंपोजिशन शोन इन फिगर। और मेजर कंपोनेंट ये है। ठीक है, मेजर कंपोनेंट क्या है, फ्रंट कंट्रोल कार, फ्रंट कंट्रोल कार उसमें भी थी, फ्रंट कंट्रोल कार इसमें भी है। ठीक है ना, ग्रैंड कार्स, ग्रैंड कार्स यहाँ डिफरेंस देखो, ग्रैंड का 1 2 3 एंड 4, वहां पे ग्रैंड का कितने थे, ग्रैंड कार्स 3 था, 96 स्टोन में ग्रैंड कार 4 रहेंगी। वाटर वैगन्स, वाटर वैगन्स एक ही रहेगा, ये वाटर वैगन, सॉरी वाटर वैगन्स ये है, ये वाटर वैगन्स है। ठीक है, उसके बाद कैम कोच कम रियर कंट्रोल आरसीसी नंबर 1 एंड एडिशनल कैम कोच। ठीक है ना, तो ये कैम कोच, कैम कोच 1, कैम कोच 2 और एडिशनल जो कंट्रोल कार है वो। तो टोल मिला के 8 व्हीकल हो गया, मतलब सिंपल, उसमें क्या है, एक ग्रैंड कार इसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हो गया, उसमें 3 थी इसमें 4, और जो इसमें आरसीसी एक था, इसमें जो है आरसीसी प्लस एक एडिशनल कैंपिंग कोच, क्योंकि बड़ी मशीन है तो इसमें स्टाफ को रह की जगह भी ज़्यादा चाहिए, इसीलिए थोड़ी बड़ी मशीन है। ठीक है, तो ये सिंपल डिफरेंस है दोनों मशीन में। इसमें ये 6 व्हीलर थी, ये 8 व्हीलर है, इसमें 4 ग्रैंड कार्स होती है, इसमें 3 ग्रैंड कार्स होती है। कैम कोच कम रियर कंट्रोल कार आरसीसी इसमें एक होता है, कैम कोच रियर कार प्लस एक एडिशनल कैंपिंग कोच 796 स्टोन में होता है। देखिए फ्रंट की कंट्रोलिंग में क्या होती है वो है, तो जैसे ये फ्रंट कंट्रोल कार एफसीसी ये होता है, इसमें क्या है, मशीन के बारे में सबको दिए कि कैमरे लगे होते हैं, क्या क्या होता है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस एचएमआई होता है, ये सब चीज़ें तमाम चीज़ें दी हुई है, इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे इसमें, खाली ये है कि फ्रंट कंट्रोल कार ये हो गया। और आगे नेक्स्ट है, देखो फ्रंट कंट्रोल कार को और उन्होंने अच्छे से बताने की कोशिश किया है। फिर होता है ग्राइंड कार। ठीक है ना, ग्राइंड कार दोनों का हम देखेंगे, 72 स्टोन मशीन और 96 स्टोन मशीन का देखेंगे। ठीक है ना, थोड़ा अंतर क्या है, RGM 72 stone machine has 3 grind cars and each grinding car consists of 2 grind carriage and each carriage is having 12 grinding motors, 6 on each side। ठीक है ना, सेम दूसरा ये भी पढ़ लेते हैं। RGM 96 stone machine has 4 grind cars and each grinding car consists of 2 grind carriage and each carriage having 12 ग्राइंडिंग मोटर्स एंड 6 ऑन ईच साइड। ठीक है ना, सिंपल ये है। जैसे 72 है, 72 में क्या होता है, 3 ग्राइंड कार्स होती है, वो अपन पढ़े ऊपर। 96 में 4 होता है। ठीक है ना, और इसमें देखो 2 ग्राइंड करेज होते हैं, इसमें भी 2 ही होते हैं, लेकिन इसमें जो है 12 सेम वही है, बस सेम वही है, 12 इसमें भी होंगे, 12 इसमें। देखो ये ग्राइंड करेज क्या होते हैं हम बता रहे हैं आपको। ठीक है ना, तो जो 72 तो ये एक आपका ग्रैंड कार, ऐसे 3 ग्रैंड कार्स होंगे, ऐसे 1 ये हो गई कंप्लीट ग्रैंड कार एक है, ऐसे 2 3 होगा, 796 में 4 होंगे। तो जो ग्रैंड कैरेज होते हैं वो इस तरह से 2 पार्ट होते हैं, देखो मतलब ई 2 पार्ट में है, तो पहले में 6 होंगे, इधर से जैसे 1 2 3 4 5 6, है ना, इधर भी सेम वही 1 2 3 ऐसा सोन इस तरह से करके एक में 12 होंगे, सेम इसमें भी वैसे ही, इसमें भी 12 होंगे, तो कितना होगा, 12 12 24। तो एक ग्राइंड कार में 24 स्टोन्स होते हैं। ठीक है ना, एक ग्राइंड कार में कितने स्टोन्स होते हैं, 24 स्टोन्स होते हैं, चाहे आप 72 स्टोन्स ले लो चाहे 96 स्टोन ले लो। भाई 3 ग्राइंड कार है, 24 एक में है, तो कितना हुआ, 24 इंटू 3 ग्राइंड कार होते हैं 96 में, कितना हुआ, 24 इंटू 93 72। ठीक है ना, सेम ऐसे ही आरजीएम 96 स्टोन में कितनी ग्राइंड कार्स होती है, 4।
4 होती है ना, तो 4 होती है तो ईच में कितने 12 स्टोन्स हुए तो टोटल कितने हुए 96। ठीक है ना, इस तरह से ये होते तो छः छः होते, एक साइड में छः मोटर लगी, एक साइड में छः मोटर लगी हुई है, सेम इधर भी छः छः। तो ये ग्राइंड करेज ये होते हैं, ग्राइंड करना जिसके अंदर ग्राइंडिंग स्टोन्स लगे हुए हैं, ग्राइंडिंग स्टोन लगे हुए तो ग्राइंडिंग स्टोन को ऑपरेट कैसे कैसे चलेंगे, वो तो ग्राइंडिंग मोटर्स लगी हुई, वही लिखा हुआ है ईच करेज हैविंग 12 ग्राइंडिंग मोटर्स। ठीक है ना, एक ग्राइंड करेज में 12 लगी, 6 इधर लगी, 6 इधर लगी है, 6 ऑन ईच साइड, सिंपल लिखा हुआ, दोनों में सेम यही है। बस खाली उसमें 96 में 4 होते हैं तो वो 4 हो गया, ठीक है ना, वही है इसमें और कुछ नहीं है। The grind carriage known as buggies are provided with separate wheel and the buggies are kept in rest and locked position during idle running of the machine। ठीक है ना, ये जो ग्राइंड कैरेज होते हैं इसको हम बगीज भी बोलते हैं। हमारी जैसे ट्रैक मशीन में अगर हम टैंपिंग मशीन की बात करें, टैंपिंग मशीन में क्या होता है, जब मशीन वर्क करती है टैंपिंग टूल्स बाहर होते हैं, ट्रॉलीज डाउन होती है, लेकिन जब ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्या रनिंग में चलते तो क्या होता है, ट्रॉली सारी अप हो जाती है, टैंपिंग यूनिट्स लिफ्टिंग यूनिट अप हो जाता है। सेम वही चीज़, जब ये इसका ब्लॉक इसका वर्क कंप्लीट हो जाता है तो ये जो ग्राइंड कार्स होती है, जो बग्गीज होती है, इसको अप कर दिया जाता है, जब उसकी नॉर्मल ट्रैवलिंग मोड में हम चलते हैं तो ये अप हो जाता है। ठीक है, वही कहा गया है। The grinding motors can be positioned in up or down condition when the buggies are down and running on the track। ठीक है ना, वही सेम वही वही चीज बात है। ड्यूरिंग द वर्किंग मोड द ग्राइंडिंग मोटर आर रेज्ड ओनली इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन while the buggies are kept in on track। ठीक है ना, अगर देखो ऐसा चल रहा है तो जैसे हम मशीन काम कर एक्सेल काउंटर आता है या फिर एसईजे आता है, गेट आता है, जो भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, लिफ्ट यूनिट टेम्पलेट को उठा लेते हैं। तो सेम वही है कि इसमें ऑटोमेटिक सेंसर मोड लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, तो वो जैसे ही कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आया था ये बगेज अपने आप ऊपर हो जाती है। ठीक है ना, ड्यूरिंग द वर्किंग मोड द ग्राइंडिंग मोड्स आर रेज्ड ओनली इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन व्हाइल द बगीज कीप रनिंग ऑन ट्रैक। ठीक है ना, वही कहा गया है, जिसको ऑब्स्ट्रक्शन आया था तो वो बगीज जो है ऊपर हो जाती है। तो ग्राइंड कार है ना, ग्राइंड कार है किस तरह से दिया हुआ है, सिंपल दिया, देखो देखिए 1 2 3 4 5 6 सेम, ये आपका है ना, एच है ना, ये एच हमने बोला था ना, ग्राइंड कैरेज एच, यही है, यही एच, ये एच दो होते हैं, एक में 6 6 एक साइड का तो 6 6 उधर 12, इस तरह से बगीज हो गया। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो इसमें वो दिया था। अब आता है वाटर टैंक वैगन। अब इस भाई मशीन चल रही है, मशीन चल रही है आगे तो क्या होगा, व्हील को आपका जो रेल है, रेल को ग्राइंड कर रही है तो उसमें स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होगी तो उससे क्या होगा, स्पार्किंग होगी तो चिंगारी वगैरह निकलेगी, तो आजू बाजू घास फूस है या कुछ चीजें हैं जिसमें आग लग सकती है, ट्रैक के रबर पैड्स वगैरह हैं वो जल सकते हैं, मशीन में भी हो सकता है कोई पाइप पे कुछ लगे उस पे उसके छींटे उछले तो मशीन पे भी डैमेजेस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए वाटर टैंक दिए हुए हैं जिससे कि वो वाटर का छिड़काव कर देंगे जिससे ये आग वगैरह ना लगे। ठीक है ना, तो स्पार्किंग निकलती है तो वो उसका इम्पैक्ट ना हो, तो क्या बोला, वाटर टैंक इज attached to rail grinding machine to ensure sufficient availability of water to take care of fire hazard। ठीक है ना, वही आग से बचने के लिए वाटर टैंक दिए जाते हैं और उसका वाटर टैंक अवेलेबल होना चाहिए, ये भी सुनिश्चित करना चाहिए। वुडन स्लीपर्स इन ट्रैक ड्राई ग्रासेस इन ट्रैक on says are susceptible to catch fire due to heavy spark generated during grinding operation। ठीक है ना, ठीक है ना, वही का जो वुडन स्लीपर, तो देखो पहले वुडन स्लीपर्स भी होते थे, अब वुडन स्लीपर तो ऑब्सोल्यूट हो गए हैं। तो जो घास से घास वगैरह होती है ये सब चीजों जो इसकी चिंगारी निकलेगी उसको अटैच कर लेगी तो आपका जो है आग लगने की खतरा है ना। ठीक है ना, तो वाटर इज स्प्रिंकल्ड थ्रू टाई स्प्रे एंड डिच स्प्रे प्रोवाइडेड ऑन बोथ फ्रंट एंड रियर एक्सट्रीम ग्राइंडिंग कार। ठीक है ना, जो ग्राइंडिंग कार ये जो है ग्राइंडिंग कार में वाटर टैंक होता है, तो जैसे जो
टाई स्प्रे होता है, टाई स्प्रे स्लीपर एरिया, मतलब जैसे क्या है, ये मशीन चल रही है यहाँ पे टाई स्प्रे, तो ये जो ग्राइंडिंग से पहले क्या होता है, स्लीपर के बाहर भी तो इसके स्पार्किंग के छींटे जा सकते हैं इधर साइड। तो उस साइड ये क्या करता है, इस दोनों तरफ छिड़काव कर देगा, छिड़काव कर देगा, तो उससे क्या होगा, वो एरिया वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा, गीला हो जाएगा तो जब ग्राइंड करेगा तो उसकी जो चिंगारी निकलेगी, चिंगारी निकलेगी तो क्या वो आगे इधर के घास को आग लगा पाएगी? नहीं लगा पाएगी। सेम अगर कंप्लीट, जैसे पूरा कंप्लीट हो रियर साइड में, फिर क्या होता है, डिच स्प्रे होता है, जो सेस एरिया होता है, डिच स्प्रे होगा तो वो क्या करेगा भाई, अगर कुछ छूट भी गया तो वो पार्ट में स्प्रे कर देगा, तो वो जो आग लगी होगी, आज थोड़े बहुत है तो वो बुझ जाएगी। सिंपल जैसे एग्जांपल लगते हैं, जैसे कहीं आग लगी, ठीक है, सपोज कहीं आग लगी, आग लगी तो फायर ब्रिगेड को कॉल किया, फायर ब्रिगेड आया तो फायर ब्रिगेड क्या कहते हैं, इस पोर्शन में आग लगी है, तो फायर ब्रिगेड आएगी, तो फायर ब्रिगेड आएगी, तो वो आते ही जो है यहाँ पे वो इस एरिया में नहीं बुझाती आग, ठीक है ना, इस एरिया में आग वो नहीं बुझाती, वो क्या करती है, पहले इस एरिया को, साइड के एरिया को, वो क्या साइड के एरिया को, इस एरिया को, जो इधर का जो एरिया है को इधर को गीला करते हैं, जिससे कि जो आग लगी हुई है भाई, जो जलना था, जो नुकसान होता वो तो जल ही गया है, जो इधर के एरिया के बाकी, इनसे आग आगे ना बढ़ पाए, इसलिए क्या करो, आजू बाजू के एरिया को पहले गीला कर देती है, जिससे गीला कर देती है, या फिर जो भी उनके पास है, जो अटैचमेंट है, जैसे कुछ दूसरे पानी के अलावा, तो ये आजू बाजू के एरिया को गीला कर देगी, तो क्या होगा, आग आगे नहीं बढ़ पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी, बस जो उसका पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं कि चारों एरिया से गिले, अगर जहाँ से इधर से आया जो पॉसिबल है, तो पहले इधर से आया तो इधर, जिससे आगे आग आगे ना बढ़ पाए, ऐसे एरिया पे वो क्या, पहले उस एरिया को गीला करते, उधर से बुझाते हैं, इधर से, जिससे कि ये है कि जो एरिया ये जल गया तो जल ही गया, आगे ना आग बढ़ पाए, आगे नुकसान ना हो। उसके बाद ये होने के बाद जब हो जाता, तब फिर इधर जो सेंटर जो भी पार्ट है, ये एरिया को वो स्प्रे करके करता है। तो सेम वही है कि यहाँ पे हम पहले ही, आग लगने से पहले हमें पता है कि हमारे छींटे इधर उधर उड़ेंगे, तो इधर हम पहले ही स्प्रिंकल्स कर देंगे इसको, टाई स्प्रे कहते हैं, जो स्लीपर एरिया में जो होता है, टाई स्प्रे मतलब स्लीपर एरिया में जो हो जाता है, स्लीपर एरिया में। और फिर उसके बाद आप जो रियर साइड में होगा वो डिच स्प्रे होगा, पुराने बोथ साइड में, ठीक है ना। तो वाटर स्प्रिंकल्ड in is done using the spray in advance of grinding operation to wet the slipper and cess to prevent fire, ठीक है ना, एडवांस पहले ही, मतलब ग्राइंडिंग से पहले ही हम स्प्रे कर देते हैं, जैसे गीला हो जाएगा तो वो आग बढ़ेगी नहीं आगे, ठीक है ना, तो वही कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, द मशीन इज इक्विप्ड विथ 330 HP pump, water cannons, fire hoses, fire extinguisher, fire detection system to take care and fire hazards। वही सिंपल बताया गया है कि जैसे 72 30 HP की मोटर होती है, उसमें जो पंप होता है, वाटर पंप जो होता है, जो स्प्रे करता है, तो 72 जो होता है उसमें 75,000 75,000 लीटर कैपेसिटी का वाटर टैंक होता है, जिसमें एफसीसी मतलब फ्रंट कंट्रोल कार में 20,000 लीटर आता है, और वाटर वैगन साइड 55,000 लीटर आता है, ठीक है ना। सेम ये मतलब RM 72 स्टोन वाली मशीन में 75,000 लीटर का पानी को स्टोर कर सकते हैं आप, इसमें 20,000 लीटर फ्रंट कंट्रोल कार में रहेगा, और 55,000 लीटर वाटर वैगन जो उसमें रहेगा। सेम अगर RGM 96 टन की बात करें तो सेम लगभग उसी के बराबर 75,198 55,198 लीटर्स रहेगा, जिसमें वाटर वैगन में 5,400 रहेगा, और बैली वाटर टैंक 15,220 लीटर, 15,520 लीटर्स वाटर बैली वैगन जो है, और डेक वाटर टैंक 5,678 डेक ठंडा, मतलब डेक मतलब ये ऊपर की ओर रहेगा, ठीक है ना, ये जो वाटर टैंक रहेगा, बैली वाटर टैंक जो रहेगा वो नीचे की ओर रहता है, और जो डेक वाटर टैंक रहेगा वो ऊपर की ओर रहेगा, तो वो एक अपने आप उन्होंने डिजाइन के हिसाब से बनाया हुआ है उसका। तो इसमें 3 वाटर टैंक रहेंगे 96 टन में, और कैपेसिटी लगभग दोनों की 75,000 ही है, 75,000 उसकी, 75,198 96 टन की। फिर होता है कैम कोच कम रियर कंट्रोल कार, जिसको आरसीसी हम कहते हैं। द कोच इज हैविंग ड्राइविंग कंट्रोल एंड इज आल्सो नोन एज, ठीक है, मतलब उसमें मतलब उस केबिन से हम ड्राइविंग भी कर सकते हैं, कैमराज होते हैं उसमें, है ना, और उसमें ट्रैक कैमरा लगे होते हैं, इमेज डिस्प्ले मॉनिटर मॉनिटर होगा उसमें। दिस विल हैव दिस सिक्वेंसिंग द मोटर अप डाउन, लुकिंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन, है ना, ये सब दिखा हुआ है, उसके बारे में क्या करेगा।
RGN 76 is equipped with two camp coach. One of the camp coaches used for driving as well as accommodation of staff, and other one will be यूज्ड फॉर एकोमोडेशन ऑफ स्टाफ ओनली। ठीक है ना, सेम ऐसे उसमें दो एक कैंप कोच कंट्रोल कार है और साथ ही साथ एक एडिशनल है जिसमें दो, एक में कुछ में स्टाफ रहेगा और वो एक जो है तो स्पेशली स्टाफ रहेगा। लेकिन जो 76 वाले 72 वाला है, 72 स्टोन में उसी में जो रियर जो वो रहेगा उसमें ड्राइविंग रहेगा और कुछ पार्ट में स्टाफ के एकोमोडेशन के लिए रहेगा। ठीक है ना, कि कैंप कोच का डिजाइन है किस तरह से, डिजाइन किस तरह से रहेगा कैंपिंग कोच, उसके बारे में है। फिर नेक्स्ट है रेल कोरुगेशन एनालाइजर। ठीक है ना, रेल कोरुगेशन एनालाइजर RCA इन RGN 72 स्टोन, इट इज माउंटेड ऑन फ्रंट एक्सल ऑफ रियर बोगी ऑफ FCC। ठीक है ना, जो रेल कोरुगेशन एनालाइजर होता है 72 में ही होता है जनरली, 96 में नहीं होता है। तो रेल कोरुगेशन को रिटर्न करने के लिए क्या होगा, फ्रंट एक्सल ऑफ रियर बोगी ऑफ FCC का जो फ्रंट एक्सल जो रियर बोगी रहेगा ना, दो बोगी होते हैं उसमें, तो फ्रंट उसका जो रियर बोगी के फ्रंट एक्सल में ये माउंटेड होता है। तो दिस मेजर द रेल कोरुगेशन ड्यूरिंग रनिंग ऑफ द मशीन एंड गिव्स एन आइडिया ऑफ द लेवल of corrugation present in track to facilitate the decision of depth of cut. It is not available in 96 स्टोन। ठीक है ना, मतलब ये कोरुगेशन क्या है, वो मेजर कर लेता है कि कितना कोरुगेटेड है ट्रैक कितना, तो इसमें हम कितना हमको मतलब कितना हमको इसके ग्राइंड करना है, तो जिससे हमारा जो रेल है एकदम स्मूथ हो जाए। तो वो 72 में ये में RCA लगा होता है, RCA बोलते जनरली रेल कोरुगेशन एनालाइजर होता है, लेकिन ये इट इज़ नॉट अवेलेबल इन RGM 96 स्टोन है। RGM 96 स्टोन वाली जो मशीन होती है उसमें ये नहीं होता है, इसमें दूसरा ऑप्स का प्रोविजन होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ऑब्स्टेकल डिटेक्शन सिस्टम, it gives a warning to SSC JTM in case of any obstruction found in track. SSC JTM can appropriate action ऑन गेटिंग अ सिग्नल। ठीक है ना, ऑब्स्टेकल डिटेक्शन सिस्टम, जैसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया है तो वो उसको बता देगा कि ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो उसका इंडिकेशन के लिए ये लगा होता है, ये सेंसर होता है, वो सेंस कर लेता है और बता देता है। तो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन सिस्टम है ये। फिर नेक्स्ट है रेल प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है ना, the machine is having two laser based rail profile measuring system to measure the rail head profile before and after the grinding। मशीन में क्या है, रेल प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम होगा तभी तो हम उसको नापेंगे। इसमें पहले का नापेगा, पहले क्या रेल प्रोफाइल है, और आफ्टर की भाई हमने काम किया क्या आउटपुट है, क्या क्वालिटी है वर्क की, तो वो तो रेल प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम जो है पहले और बिफोर एंड आफ्टर दोनों का लेजर बेस्ड होता है। वैसे हाथ से आपको नापने की नहीं है, ऑप्टिकल लिखा है ना, ऑप्टिकल लिखा है, लेजर ऑप्टिकल वेव से वो अपना खुद ही नाप लेगा कि क्या प्रोफाइल पहले था और फिर आफ्टर ग्राइंडिंग बता देगा। इट मेजरिंग सिस्टम इज माउंटेड टू अप्रोप्रिएट लोकेशन इन FCC एंड वाटर वैगन। ठीक है ना, FCC मतलब जो फ्रंट में नापेगा तो FCC, एंड वाटर वैगन जो मतलब ग्राइंड कार के पीछे साइड में जो है। ठीक है ना, डस्ट कलेक्शन सिस्टम। ठीक है ना, डस्ट कलेक्शन सिस्टम भी होता है। इट इज प्रोवाइडेड इन द मशीन टू सक द आयरन पार्टिकल्स जनरेटेड during grinding and the store them in a chamber so that the iron filling are not scattered along the track and also do not foul the environment। ठीक है ना भाई, जब ग्राइंड करा आपने तो ग्राइंड करा तो कई बार चिप्स निकलेगी, कहीं डस्ट निकलेगा। जो हमारा वैक्यूम क्लीनर होता है, वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, डस्ट को एकदम शक करके अपना टैंक होता है उसमें रख लेता है ना, सेम वही चीज़ है। यहाँ से जो भी डस्ट निकलेगी, चिप्स निकलेगी, जो पाउडर निकलेगा, वो उसको करके अपना एक चैम्बर होगा उसमें वो रख लेगा, फिर बाद में उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। इससे इन्वायरमेंट भी आपको इन्वायरमेंट को हम प्रदूषित नहीं करेंगे। आयरन filling are harmful for human being and also likely to cause damage to eye। भाई उछल के किसी की आंख में लग गया, गर्म है तो वो आंखों के लिए भी नुकसानदेह है। डस्ट लग गया तो आयरन फिलिंग, आयरन चिप्स है, अगर चिप्स किसी की आंख में चला गया तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है ना। तो डस्ट कलेक्शन चैम्बर कैन बी एम्प्टीड एज अ कन्वेयर आफ्टर द ग्राइंडिंग रन। ठीक है ना, वो मतलब उसको खाली कर दिया जाएगा ग्राइंडिंग कंप्लीट होने के बाद। और फिर ब्रेक सिस्टम की बात करते हैं, RGM में किस तरह के ब्रेक होते हैं। ठीक है ना, तो
ब्रेक जो है अपन जानते ही हैं ब्रेक। देखो, एक तो इनडायरेक्ट ब्रेक होता है, इनडायरेक्ट ब्रेक लगा हुआ है जिसको कपल्ड करते हैं कोच को, तो वो डायरेक्ट ब्रेक हो गया। एक डायरेक्ट हो गया जो डायरेक्टली अप एंड डाउन ऑल रोलिंग स्टॉक अटैच विद द मशीन, इट इज यूज फॉर लो स्पीड ब्रेकिंग। लो स्पीड उस समय ये यूज करोगा। जो इनडायरेक्ट रहेगा वो बैक प्रेशर लाइन रहता है उसमें, ठीक है ना, वॉल्व के थ्रू होता है, जो आप कैंपिंग कोच वैगन कपल करते हो उस टाइम में यूज होता है ना, जो वो है। इमरजेंसी ब्रेक या डम ब्रेक जो होता है कि ईच रोलिंग स्टॉक ऑफ मशीन इन केस ऑफ इमरजेंसी फॉर इमीडिएटली स्टॉपिंग। जैसे सामने को इमरजेंसी स्टॉप करना है तो उस टाइम पे यूज होता है इमरजेंसी ब्रेक। एक होता है पार्किंग ब्रेक, जो आप हैंड ब्रेक, हैंड ऑपरेटेड ब्रेक सिस्टम जो होता है, आप अपना ईच मशीन ग्राइंडिंग कास्ट फॉर स्टेबल करते हैं, तो स्टेबल करते हैं तो हैंड ब्रेक पार्किंग में लगाते हैं ना, तो वो पार्किंग ब्रेक होते हैं। ये ब्रेक से तो हम भली बात ही परिचित है। कुछ सेलियंट फीचर और आरजीएम है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा लेक्चर डिटेल में जा रहा है, बट वी आई वांट टू कवर ऑल ऑल दोस थिंग्स, कि जिससे हम सबको क्लियर हो जाए कि क्या होता है। जो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं तो उसके बारे में हम क्लियरली जान लें। ठीक है ना, थैंक यू।